हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारे पास में जो चल रही है वही चलेगी, लेकिन क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक से। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जितने हमारे पास में होते हैं उन्हीं का हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा होता है, इसे बेहतरीन तरीके से हम लोग देख करके चलेंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास में था इसे मैंने आपको सॉल्व करा दिया था कि पिछली क्लास के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमको क्या देखने को मिला था। देखिए, एक बार मैं फिर से रिवीजन इसका करा देता हूँ कि जो पिछले क्लास में हमने बताया था इसकी बनाने की कितनी विधियाँ कह रहा है बच्चों। इसे बनाने की 2 प्रकार की विधियों का हमसे उल्लेख करवा रहा है। पहली विधि सर हम लोग जो इसमें से देख करके चलेंगे वो पहली विधि सर हमारे पास में जो बनी थी उसे हम लोग बनाए किससे थे, बेंजीन से बनाए थे। अगर सर बेंजीन की क्रिया हम लोग करवा देते हैं किसके साथ में, HNO3 के साथ में करवा देते हैं, तो हमारे पास में यहीं से जा करके जो बना था ये बेंजीन के ऊपर तो एक जा करके सर यहाँ से क्या लग गया था, NO2 लग गया था, और दूसरा हमारे पास में क्या रिलीज हो गया था, H2O निकल गया था। बशर्ते कि सर यहाँ पर एक हमने उत्प्रेरक दिया था जिसे क्या कहा गया था, H2SO4 कहा गया था। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हमने यहीं से दिया था प्यारे बच्चों की। दूसरा रिएक्शन क्या कह रहा था, उसमें हमने ले लिया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं तो सर यहाँ से दिया था N2Cl दिया था। अगर इसकी क्रिया हम लोग करवा देते हैं किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल नहीं नाइट्रस अम्ल के साथ, तो सर यहाँ से अगर HNO2 के साथ में हमने जो इसकी क्रिया करवाया वो HNO2 के साथ में क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो Cl को लेकर के भाग जाएगा कौन, H, तो सर यहाँ से हमारे पास में रिलीज हो गया HCl। अब बच्चों HCl N2 भी यहाँ से निकल जाएगा, NO2 इसके पास में आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा सर, N2 भी यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से इसके बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जो बैठेगा कौन से बैठेगा, NO2 बन जाएगा। सर दो के दोनों कंडीशन में क्या बना है, नाइट्रोबेंजीन बना है। नाइट्रोबेंजीन ये एक प्रकार का जहरीला होता है। बात समझ में आ गई है। तो सर दोनों यही विधियां हमारे पास में थी। आज का क्वेश्चन देख के चलते हैं कि क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि बेंजीन के जाने वाले, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ शब्दों की छेड़खानी हुई है। एक बार मैं देखना चाहता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं उसको समझना। कह रहा है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण, बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले नाइट्रिक कारक मिश्रण में HNO3 की भूमिका क्या होगी। ठीक है, यहाँ से कह रहा है, ध्यान से समझना, बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए, ध्यान से देखना बाबू, बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ सुधारना चाहेंगे कि बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए हमारे पास में क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से होगा बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए, इसको समझिए पहले आप लोग। बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए इसे हम यहाँ से बना देते हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ से अगर कह रहा है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रिक कारक वाले मिश्रण में, ऐसा इसका कहने का मतलब है। ठीक है, नाइट्रिक कारक वाले मिश्रण में HNO3 की भूमिका, ये जो यहाँ से लिखा हुआ है इसे बच्चों पार्ट समझ के चलना है। HNO3 की भूमिका क्या होती है, तो इसमें सॉल्यूशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सॉल्व करके चलना है, केवल आपको यहाँ से देखना है। कह रहा है कि केवल हमें यहाँ से ये देखना है HNO3 की जो भूमिका होती है। पहला नंबर ये जो काम करता है एक क्षार की भांति काम करेगा। किसकी भांति काम करता है, यह एक क्षार की भांति कार्य करता है। और दूसरा नंबर इसकी भूमिका क्या होती है, NO2 प्लस आयन का उपलब्ध कराता है। NO2 प्लस आयन को क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। इसके बिना कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इसमें HNO3 की 2 ही प्रकार की भूमिका है। एक तो ये क्षार की भांति काम करेगा, जबकि ये अम्ल होता है, लेकिन अम्ल होते हुए भी कैसा काम करेगा, क्षार की भांति काम करेगा। कभी कभी लड़के लड़की बन करके डांस करने लगते हैं जब पैसे की ज़रूरत होती है। आजकल रील्स पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। लड़के कहीं मांग में सिंदूर भर ले रहे हैं, कहीं पर साड़ी पहन के नाच रहे हैं, कहीं पर कुछ पहन के नाच रहे हैं। मतलब फेमस होने का चस्का है बाबू, महेश बाबू, और कुछ नहीं है। केवल फेमस होने का क्या है, ये चस्का है। तो ये अम्ल भी अपने रंग बदल देता है।
ठीक है ना। गिरगिट ने रंग बदलना छोड़ दिया, ये देख कर के इंसान मुझसे ज़्यादा रंग बदलने लगे हैं। वही हाल है कि अम्ल भी अपना दोगलापन पे आ गया है कि अम्ल यहाँ से क्या है, HNO3 जो है ये अम्ल होते हुए भी क्षार की भांति व्यवहार करेगा। NO2 भी इसको देख करके अपना रंग बदल दिया। NO2 पर बच्चों क्या होता है, NO2 पर नेगेटिव आयन होता है, लेकिन ये Na2 नेगेटिव आयन को छोड़ करके कैसे आ गया, पॉजिटिव आयन में आ गया। बच्चों इसमें संभव नहीं है ये समझा पाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लास में जब मैकेनिज्म बताया जाता है तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी जाती हैं। चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं अब। और आज का एक क्वेश्चन हमारे पास में बन रहा है, सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन, ये बच्चों 1515 लिखा हुआ है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप ये समझ रहे हो, ठीक है। तो बच्चों 1515 जो यहाँ से है, इसी ये एक्चुअली में 1 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारे पास में 1 डिग्री लिखा हुआ है। इस पर ध्यान से देखो, इस पर 1 लिख करके इस पर ऐसे डिग्री लगी है, ठीक है। तो इस पे प्यारे डियर यहाँ से 1 डिग्री ये कहने का मतलब इसका है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज समझते हैं, स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोग पढ़े हो, इसका अगर हम लोग सॉल्व करके चलेंगे तो सोल्यूशन में प्यारे बच्चों इसमें हमको ये लगेगा मतलब क्या लगेगा, इसमें सबसे पहले स्मिट अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है ये आपको समझना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा। इसमें डबल OH ग्रुप हमारे पास में आएगा, क्योंकि जो डबल OH हमारे पास में इसमें ग्रुप आते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्मिट अभिक्रिया के अंतर्गत वो क्या करेंगे, कार्य करके चलेंगे। तो जो स्मिट अभिक्रिया के द्वारा हमारे पास में यहाँ से कार्य करके चलेंगे, स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। चलिए स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, अगर यहीं से हम लोग क्रिया कराएंगे, RCOO किसकी क्रिया हो जाएगी प्यारे बच्चों, H की क्रिया। अगर इसकी क्रिया हम लोग हाइड्राजोइक अम्ल से या तो एजाइड एसिड, तो अगर हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं तो जिसे क्या कहते हैं N3H कहा जाएगा। इसकी क्रिया अगर हम लोग करवा देंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन करके जाएगा पहले समझो। जब बच्चों यहाँ से इसकी हम क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो इसमें हमको कह रहा है कि कुछ नहीं बनना है सरकार, इसमें जो बन करके जाएगा एक की क्रिया तो हमारे पास में यहाँ से हम लोग करवा देंगे, ये R होगा, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके भाग जाएगा। अब बताओ जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ से निकल करके हमारे पास में गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के गया तो कैसे बनेगा, प्राथमिक एमीन बनाना है और प्राथमिक एमीन के साथ में चाहिए R के साथ में सर यहाँ पे हमने लगा दिया, N लिखा है हमने कहा N ले लेते हैं, H लिखा है हमने कहा H ले लो, एक H ये है इसको भी ले लो, NH2 बन गया, बना प्राथमिक एमीन। हमने कहा इसमें ये कट गया है, ये कट गया है और CO बचा है ना, ये भी निकल गया है। हमने कहा प्लस CO2 यहाँ से निकल गया, कहीं सर निकल गया। अब बताओ क्या बचा है, N2 यहाँ से बचा था कि नहीं, N3 ये देखो मैंने यहाँ से लगा दिया, N यहाँ पर आया है और एक हम N यहाँ से निकाल देते हैं जिसे क्या कहते हैं, ये हो गई नाइट्रोजन गैस, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में बन जाता है। तो कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में हाइड्राजोइक अम्ल जो लगा है वो हाइड्राजोइक अम्ल की आवश्यकता जरूर होगी। बिना हाइड्राजोइक अम्ल की वजह से इन सब चीज़ों को हम लोग निर्वहन नहीं कर पाएंगे, ना तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर पाएंगे, निकाल पाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों। चलिए इसको तो हम लोगों ने समझ लिया है, अब एक क्षण के लिए हम लोग सारी चीज़ें फिर विधिवत तरीके से देख करके चलेंगे कि और हमारे पास में क्या बन करके चलेगी। चलिए बच्चों ये तो हमारे पास में हो गया है, अब एक बात पहले आप लोग और समझिए। क्या समझ ले सर, हमने कहा ध्यान देखो स्मिट अभिक्रिया, तो पहले ध्यान से समझना है कि स्मिट अभिक्रिया हमारे पास में होती क्या है। तो स्मिट अभिक्रिया आप लोगों को समझ के चलना है प्यारे डियर। तो स्मिट अभिक्रिया के अंतर्गत आपको कुछ कार्य भी करना पड़ता है। क्या कार्य करना पड़ेगा सर, हमने कहा कि स्मिट अभिक्रिया, ध्यान से देख करके चलो, स्मिट अभिक्रिया ये तो हमको कम दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार बोर्ड पर ही देख लेते हैं कैमरे में कि सारी चीज़ें विधिवत चल रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। सर ये वाला कलर वाला थोड़ा सा कम दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते तो बहुत बढ़िया दिखता। हमने कहा चलो हम ब्लैक से ही कर देते हैं इसको ना, या तो रेड ले लेते हैं, रेड भी तो बढ़िया चलेगा। हाँ सर रेड ही ज़्यादा अच्छा चलता है। चलो बच्चों हम लोग रेड ले लेते हैं। बच्चों अगर स्मिट अभिक्रिया हम लोग यहाँ से करके चलेंगे कि हमारे पास में स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, बच्चों देखो यहाँ से क्या होगा स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले हम लोग ये समझेंगे।
ज़्यादा हुआ क्वेश्चन नहीं है, केवल आप लोग समझ के चलें। इसमें अभिक्रिया अगर हम लोग को इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ से हम लोग क्रिया करवा देते हैं किसकी, RCOOH की क्रिया करवाएंगे। बच्चों किसके साथ में क्रिया करवानी पड़ेगी, करें किस सर, इसमें आप जो क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, तो बताओ इसकी जो हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया यहाँ से ये हो पाएगा N3 बच्चों कितना होगा, H के साथ में क्रिया करवाएंगे। N3H के साथ में जो हम लोग क्रिया करेंगे ये हमारे पास में क्या बनेगा, इसकी क्रिया हमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाना है। ध्यान से देखो, इसको तो पहले हम लोग हटाएं। देखो चलिए, अब यहाँ से हमने कहा इसमें 3 H जो लगे हैं ना, ये 3 नाइट्रोजन को हटाना है, एक नाइट्रोजन पहले निकालो, इसको यहाँ से रिलीज करवाना है आप लोगों को। तो हमने कहा R के साथ में तुम लोगों को कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर देना है NH, क्या देना है 2। अब बताओ प्यारे डियर, यहाँ पर CO है कि नहीं, अब इधर निकाल दो आप लोग, CO2 निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक N और H यहाँ पर चला गया, इन तीनों का समूह बना दो जल्दी से। ये देखो, एक N निकालो, 2 H2 निकाल दो, यहाँ पर मैंने लगा दिया। इस हिसाब से यहाँ पर एक N2 और बचा है साहब, ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, बन करके दोनों निकल जाएंगे। इसे बोलेंगे कैसे, स्मिट अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो जाकर के प्राथमिक एमीन बनता है, जिसे स्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन ये रिएक्शन जिंदगी में ऐसे नहीं बन पाएगा जब तक इस रिएक्शन में हम लोग क्या नहीं मिला देते हैं, H2SO4 जब तक नहीं मिला दिया जाएगा। ध्यान से देखना, इसमें H2SO4 हमको मिलाना पड़ेगा, और वो भी इस तरह किस अवस्था में मिलाना पड़ेगा, सांद्र अवस्था में मिलाएंगे बच्चों। सांद्र अवस्था में मिलेगा तभी जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, अन्यथा ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, कहें हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना है तो इतनी चीज़ें हमारे पास में लग करके जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग देख करके यहाँ से चलेंगे कि क्या हमारे पास में बन करके चलेगा, और कुछ नहीं है। एक बात तो पहले हम लोग यहाँ से समझ चलते हैं। अब चलिए चलिए, तो अगला वाला नंबर हमारे पास में बच्चों जो जाएगा वो हमारे पास में क्या जाएगा, इसको हम लोग देख करके चलेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में चल रहा है, इसमें कह रहा है कि एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए, अथवा एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है, ऐसा क्यों। एमिनो अम्ल हमारे पास में जो होगा उभयधर्मी क्यों होते हैं, तो एमिनो अम्ल हमारे पास में जो उभयधर्मी होते हैं, इनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, ऐसा क्यों। तो जो एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है, इसकी व्याख्या कीजिए। एमिनो अम्ल, भाई साहब एमिनो अम्ल, तो पहले हमको उभयधर्मी प्रकृति होने का सॉल्यूशन बस केवल यही इतना समझ के चलना है कि कोई चीज़ उभयधर्मी कब होती है, क्योंकि जो हमारे पास में क्या होता है, एमिनो अम्ल होते हैं। ध्यान से देख के चलो, तो जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं ये एक प्रकार के अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं, क्षार की भांति भी व्यवहार करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी प्रकृति कहा जाता है। ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति काम करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। अगला, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, इसे स्पष्ट कीजिए कि एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों। इस चीज़ को हमें आप लोग बताइए कि एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों। स्पष्ट हमें इसे करके बताना है कि स्पष्ट कीजिए, ये क्षारीय प्रकृति ही बनाते हैं। चलिए इसका हम लोग बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं कि एथिल एमीन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति क्यों बनाता है। अच्छा ये देखो, एथिल एमीन जो क्षारीय प्रकृति बनाएगा वो क्षार किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहते हैं, और जो H+ आयन दे दे उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो जो एथिल एमीन होता है इसे जल में घुलकर क्या देना है, नेगेटिव आयन देना है। तो एथिल एमीन को हम लोग यहाँ से जल में डालेंगे, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमको कह रहा है एथिल एमीन, तो इसको हम लोग यहाँ से देते हैं CH3, यहाँ से CH2, और यहाँ से NH अगर हमारे पास में 2 दे देंगे, ठीक है। अगर NH2 जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे।
क्षार नहीं कहेंगे, एमिथिल एमीन है। इसको अगर हम लोग बच्चों किसके अंतर्गत मिलाते हैं, जल के अंतर्गत मिलाते हैं। जल को हम प्यार से कहते हैं HOH। अब बताओ अगर इसे हमने जल में मिलाया, तो जल में मिलाते हैं तो आपको पता है ये एक हाइड्रोजन को इसके अपने पास खींच लेगा। जब ये इसके हाइड्रोजन को अपने पास में खींच लिया तो यहाँ से बना है CH3, इस पर बन गया CH2, इस पर बन गया NH3 पर पॉजिटिव आयन बन गया, और यहाँ से रिलीज क्या हो गया है, OH पर निगेटिव आयन यहाँ से रिलीज हो गया। और जब OH पर निगेटिव आयन यहाँ से रिलीज हो गया तो इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति इसकी हमको मिल गई कि नहीं। इसका जो नेचर है वो नेचर हमारे पास में कैसा मिल गया, क्षारीय प्रकृति का नेचर मिल जाता है। तो एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति क्यों बनाता है, ये क्षारीय प्रकृति इसलिए बनाता है क्योंकि जब इसे जल में डाला जाता है तो यह जल में घुल करके हमारे पास में नेगेटिव आयन देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय प्रकृति का इसे कहा जाता है। चलो एक बात तो हमारे पास में सरकार और समझ में आ गई है। एक तरीका तो ये है इसका समझने का, वहीं से इसका तरीका नंबर हम लोग 2 समझ के चलते हैं। बच्चों ध्यान से देखना कि तरीका नंबर इसका 2 हमारे पास में क्या होगा। अब अगर तरीके 2 की अगर हम लोग बात करके जाएंगे कि सर इस थीम को थोड़ा हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि हम बेटर तरीके से आपको समझा सकें। आँख में बहुत ज़्यादा चुभन होने लगती है वाइट वाला अगर रहता है तो। इसको कह रहा है कि सर क्षारीय प्रकृति को विधिवत तरीके से हमें बताइए कि और कैसे पहचानेंगे। पहला जो तरीका बच्चों हमारे पास में लग रहा है बच्चों, वो तरीका पहला वाला जो हमारे पास में है वो तो ये है कि सर पहला रूल तो हमारे पास में है जल में, ठीक है। तो अगर जल में घोलते हैं, अगर कोई चीज़ OH निगेटिव आयन दे देती है तो सर इसे बचपन से पढ़े हैं कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो क्षार होता है। नंबर 2 हमें यहाँ से देख करके चलना है, और नंबर 2 इसमें हमें कह रहा है कि कार्बन की प्रकृति देखना है, जिसमें कार्बन की जितनी ही ज़्यादा प्रकृति होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय। जितनी ही कम प्रकृति होगी उतना ही वो क्या होगा, कम क्षारीय हमारे पास में होते हैं। तो पहला अगर हम लोग देख के चलते हैं कि 1 डिग्री को अगर हम लोग क्रिया करवाएंगे, जैसे हमारे पास में ध्यान से समझना, अगर हमारे पास में R यहाँ पर दिया है, NH2 हमारे पास में दिया है, अगर इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे, ध्यान से देखना, एक H से करा देते हैं तो बताओ इसके साथ में ये जो क्रिया करेगा, ये क्रिया करके हमारे पास में क्या बनाएगा, इसके एक H प्लस आयन के साथ में ये क्रिया करके हमारे पास में यहाँ से बनाएगा RNH3 पर क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। अगर इसी का अगर हम लोग दूसरा वाला कर लेंगे कि सर अगर R2 देंगे हम, अगर 2 डिग्री हो जाएगा, RNH कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसकी अगर हम H प्लस आयन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, R2NH कितना बन जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा, प्लस आयन हो जाएगा। अगर इसी की 3rd डिग्री वाले से हम लोग क्रिया कराएंगे जिसे R3 कहा जाता है, तो NH से ये H प्लस आयन से क्रिया करके हमारे पास में क्या बनाएगा, R3, और यहाँ से NH पर क्या बना देगा, ये प्लस आयन बनाते हैं। जब ये इससे मिल करके बच्चों प्लस आयन बनाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे। अच्छा आप लोग ये बताओ, जैसे हमारे पास में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन NH3 होता है कि नहीं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड लेता है, सर 3 बॉन्ड लेता है। तो हमने भी तो यही किया है, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड लिया है, देखो 2 हाइड्रोजन एक R से जुड़ गया तो 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन 2 एल्किल से जुड़ गया तो 3 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन एक को नहीं है, 3 का तीनों किससे जुड़ गया है, तीनों से जुड़ गया है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये ट्रिपल बॉन्डेड हमारे पास में हो जाते हैं। चलिए अब अगले वाले की अगर हम लोग बात करके चलेंगे तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो तो बच्चों ये वाला जो हमारे पास में है इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला सर ध्यान से देखो तो 2 डिग्री है, ये वाला बच्चों ध्यान से देखो तो ये वाला 3 डिग्री है। हमने कहा सही बात है। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि इसमें जो इसके पास में हमारे पास में लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो लोन पेयर किसके पास में हमारे पास में ज़्यादा जल्दी से आसानी से क्रिया कर सकता है, तो जो 3 डिग्री वाले होते हैं वो आसानी से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ से अगर हम लोग इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ से आगे हमारे पास में क्या समझेंगे, जैसे CH3 वाला अगर हम लोग ग्रुप ले लेते हैं तो ये आसानी से क्या करेगा, इसमें कार्बन समूह ज़्यादा होता है तो ये आसानी से किसी के साथ में क्या करेगा, जा कर के क्रिया कर लेता है। और 2 डिग्री वाला भी क्या करेगा, आसानी से जा कर के क्रिया कर लेगा, इसका आई प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होगा। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, ध्यान से देख करके चलना, तो पहला वाला तरीका अगर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास में क्या होगा, देखो
यहाँ से तो हमारे पास में नाइट्रोजन है, इस पर प्यारे बच्चों हम लोग कर देते हैं CH3, इस पर कर देंगे N, यहाँ पर कर देंगे CH3 और ऊपर हम लोग कर देते हैं कि CH3। तो बताओ इसके पास में लोन पेयर एक बचा हुआ है। दूसरे वाले का अगर हम लोग कर देते हैं कि ये होता है CH3, यहाँ पर कर देंगे N, ये होता है हमारे पास में CH3, इसको हम कर देंगे H, तो ये भी बचा है। अगर तीसरे वाले को हम लोग ले लेते हैं कि तीसरा हमारे पास में क्या होगा, तो ये होता है CH3, इधर देते हैं N, ऊपर देते हैं H, नीचे भी क्या देते हैं H। तो बताओ इसके पास में लोन पेयर बचे हैं कि नहीं। देखो तो ये वाला इसमें क्या करेगा, शीघ्रता से अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। ये वाला जो होता है प्यारे बच्चों स्लो मोशन में करेगा, ये वाला बच्चों वेरी स्लो मोशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसमें 3 डिग्री बहुत तेजी से क्या करता है, त्याग करेगा। तो 3 डिग्री सबसे पहले की क्रिया करने की क्षमता ज़्यादा होती है, 2 डिग्री के क्रिया करने की क्षमता कम, 1 डिग्री की क्या होती है, सबसे कम होती है क्रिया करने की क्षमता। ये बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपके पास में क्वेश्चन यही करेगा कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्यों। इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होती है, जल में घुल करके क्या करते हैं, इसका इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है बच्चों, वो हमारे पास में इंडक्टिव प्रभाव किसका ज़्यादा होता है, जिसका इंडक्टिव प्रभाव ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इसका जो हमारे पास में इंडक्टिव प्रभाव होता है, ये इसका इंडक्टिव प्रभाव ज़्यादा होगा। इसका जो इंडक्टिव प्रभाव होता है, इसका इंडक्टिव प्रभाव क्या होगा, कम होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही चीज़ें इतना बहुत विधिवत तरीके से देख करके चलनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में इस वाले का था। ठीक है, कि इंडक्टिव प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका हमारे पास में इंडक्टिव प्रभाव ज़्यादा होगा, किसका इंडक्टिव प्रभाव कम होते हैं। जिसे आप लोग देखे होगे ऐसे करके आप लोगों को किताबों में दिया रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव प्रभाव यहाँ से आप लोगों को दिए रहते हैं। चलो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। हाँ सर, आगे चलिए सर। चलो बच्चों देख के चलते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया ना। अब आगे की सीरीज देख करके चलते हैं कि सर और क्या होने वाला है।